सुपरपोजिशन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्सेस। सुपरपोजिशन जो है ये शब्द हम लोग या ये जो प्रिंसिपल है ये हम लोग सबसे पहली बार वेक्टर के टॉपिक में ये सारी चीजें पढ़ी थी, स्केलर एंड वेक्टर के चैप्टर में ये पढ़ा था। एक्चुअली में ये नाम ही है जो इतना भयानक है, ये है बड़ा ही सिंपल और आसान सा मतलब रखने वाला एक टॉपिक। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का मतलब क्या होगा? सुपर पोजिशन दो शब्दों से मिला है, सुपर और इम्पोज, यानी एक ही जगह पे बहुत सारे फोर्स जब एक्ट करे तो इसका मतलब क्या होता है। सीधे सीधे शब्दों में कहे तो क्या होता है, देखो सपोज एक बॉडी है अगर यहाँ पे, और अगर इस बॉडी पे इस तरफ 10 न्यूटन का फोर्स लगता है और इस तरफ 10 न्यूटन का फोर्स लगता है, तो ये बॉडी किस तरफ जाएगा? एक कॉमन सेंस कहता है कि ये बॉडी कहीं नहीं जाएगा, वहीं पे रहेगा, बिकॉज बोथ द फोर्सेस आर बैलेंसिंग आउट ईच अदर। ये सारी चीजें हम लोगों ने ये नॉलेज लगाया कैसे हम लोगों ने? जाहिर सी बात है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। जिस नॉलेज से भी लगाया हो वही नॉलेज कहते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। एक ही ऑब्जेक्ट पे या एक ही पॉइंट पे जब दो या दो से ज्यादा फोर्सेस काम कर रहे हो तो सारे फोर्सेस का इक्विवेलेंट रिजल्टेंट क्या है वहां पे, यही तरीका निकालने के तरीके को कहते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अब यहाँ पे ये तो सीधा सीधा हो गया। कई बार क्या होता है, बहुत सारे फोर्सेस एक ही जगह पे एक्ट करते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पे एक बॉडी है और ये बॉडी पे इस तरफ से एक फोर्स इधर टान रहा है, इसको एक फोर्स इधर टान रहा है और इसको एक फोर्स इधर टान रहा है, या फिर बहुत से फोर्सेस डाल सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पे क्या कहना पड़ेगा कि जो इधर टान रहा है लेट दिस बी 10 न्यूटन, लेट दिस बी 10 न्यूटन। अब इन दोनों के बीच में एंगल कितना है ये हम लोग को पता करना पड़ेगा। इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आ रहा है वो हम लोग को देखना पड़ेगा। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो रिजल्टेंट हम लोग निकाल देंगे पहले। ये रिजल्टेंट एक बार निकाल दिए, ये रिजल्टेंट नॉट नेसेसरली एकदम वर्टिकली ऊपर ही रहे। अब ये भी है कि ये 10 न्यूटन है, ये 10 न्यूटन है, अगर दोनों का इक्वल एंगल हुआ तो ये पूरा पूरी ऊपर ही जाएगा ऐसे करके। अब इसका जो आएगा रिजल्टेंट, इन दोनों का रिजल्टेंट है ये, तो यहाँ पर भी अगर 10 न्यूटन है तो अब ये सीधा सीधा वर्टिकली ऑपोजिट्स है, तो यहाँ से माइनस करके हम देख सकते हैं कि ये कहाँ जाएगा। अगर इसमें हम चाहें तो और भी फोर्सेस एक्ट कर सकते हैं, इधर भी फोर्स एक्ट कर रहा है, इधर भी फोर्स एक्ट कर रहा है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। मेन कहने का मतलब ये है कि जिस तरफ भी इसमें फोर्सेस लग रहे हो या वेक्टर्स लग रहे हो, नॉट ओनली फोर्सेस, किसी भी टाइप का वेक्टर अगर इसमें लग रहा हो किसी भी डायरेक्शन में, तो सभी का जो एक रिजल्टेंट निकल के आएगा, फाइनल वेक्टर क्या होगा वही हम लोग को निकालना है यहाँ पे। और सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे कोई वेक्टर नहीं लेंगे, यहाँ पे हम लोग सिर्फ फोर्स लेंगे। ग्रेविटेशन चैप्टर में है तो ग्रेविटेशनल फोर्स की ही बात करेंगे यहाँ पे। तो एक बॉडी पे ग्रेविटेशनल फोर्सेस किधर लग रहा है, बस यही हम लोग नेट फोर्स कहाँ लगेगा इसको कैलकुलेट करना है। अब इसमें कुछ अलग से स्पेशल चीज नहीं है, हम लोगों ने वेक्टर में ही ये चीज कर लिया था। एक बार हल्का सा हम रिवाइज करवा दे रहे हैं कि कैसे इसको निकालना पड़ेगा। सपोज अगर ये कहा जाए कि देयर इज अ बॉडी से हियर, और अगर इस पे दो फोर्सेस काम कर रहे हो, मान लो एक फोर्स इधर लग रहा है विथ 10 न्यूटन, या 10 न्यूटन को मान बोली लेट दिस फोर्स बी ए and a force is being applied here in this direction, let this force be B, and a third force is applied in this direction, let this force be C। अब हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन ये पूछा है फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स, तो यहाँ पे हम लोग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का इस्तेमाल करेंगे। कुछ अलग से कुछ प्रिंसिपल नहीं है यहाँ पे, कुछ अलग से कुछ फॉर्मूला भी नहीं है। सिंपल हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये देख लेंगे कि एक रेफरेंस एंगल पकड़ लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये हो गया हमारा रेफरेंस एंगल 0 डिग्री, यहाँ से ये बना रहा है 120 डिग्री, और यहीं से ये बना रहा है 240 डिग्री। तो एंगल हमें जरूरत है, बिना एंगल के हम लोग रिजल्टेंट नहीं निकाल सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, अब जैसे कि मान लो ये और ये, इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे, तो जो रिजल्टेंट निकलेगा फिर उसके और इसके बीच में रिजल्टेंट निकाल सकते हैं, या फिर इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल सकते हैं, इन दोनों का जो रिजल्टेंट निकलेगा उससे इसका रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। एक हम करके दिखाते हैं। फॉर एग्जांपल इसके और इसके बीच का जो रिजल्टेंट निकलेगा वो क्या होगा, जैसे कि मान लो रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी, तो इसमें जो रिजल्टेंट निकल के आएगा, यहाँ पे हम लोग क्या कह सकते हैं, रिजल्टेंट लेट द रिजल्टेंट बी आर इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये हम लोग का फॉर्मूला है रिजल्टेंट का, जो हम लोगों ने वेक्टर में पढ़ा था। थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल रहे हैं, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? यहाँ से यहाँ तक 120 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक 240 डिग्री, जाहिर सी बात है यहाँ से यहाँ तक 120 डिग्री होगा। तो इन दोनों के बीच में 120 डिग्री है, तो cos थीटा के बदले यहाँ पे लिख देंगे cos 120 डिग्री। फिर जो वैल्यू निकलेगा, ये सारे ए और बी का वैल्यू लेके यहाँ पुट करेंगे, तो ये r निकल के आ जाएगा। तो ये r यहाँ पे रहेगा। अब ये r का हम लोगों को एंगल भी निकालना है। r का एंगल अगर निकालेंगे हम लोग, तो उसके लिए भी हमारे पास फॉर्मूला दिया हुआ था। अगर पिछले चैप्टर में जाओगे तो वहाँ पे, अब इसका फॉर्मूला जो होता है ना रिजल्टेंट निकालने का, वो क्या फाई इज इक्वल टू ए प्लस बी टेन थीटा वाई, ऐसा करके जो फॉर्मूला था, वो जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला ही सिर्फ यहाँ पे लिख देने से नहीं होगा, उस फॉर्मूले को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहाँ पे कौन सा वेक्टर लिया गया है उस हिसाब से उसका एंगल्स बदलता है। तो वो फॉर्मूले को समझना बहुत जरूरी है। वो वाला वेक्टर के टॉपिक पे जाकर देखोगे तो समझ में आ जाएगा अच्छे से, बिकॉज इट विल टेक टाइम टू एक्सप्लेन हियर एंड वी आर नॉट कवरिंग द चैप्टर ऑफ वेक्टर हियर। तो उस हिसाब से हम लोग इसका एंगल में निकाल देंगे आर का एंगल अब निकालेंगे तो उसमें बड़ा अच्छे से हम लोग को देखना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे थीटा इस्तेमाल किए हैं वो ए और बी के बीच का एंगल पकड़े हैं, ए से लेकर बी का। तब वहाँ जो एंगल निकालेंगे हम लोग को देखना पड़ेगा क्या वो एंगल तो यहाँ से शुरू हो रहा है या फिर एंगल तो यहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ से हम लोग शुरू कर रहे हैं वो भी देखना पड़ेगा। तो वो प्रैक्टिस करते करते हो जाएगा। उसमें अगर सम्स हो, हम लोग सम्स किए भी है ऐसा वेक्टर्स में। अच्छा, यहाँ पे जो रिजल्टेंट निकल रहा है, ये रिजल्टेंट निकल रहा है, मतलब क्या हुआ? सिंपल सी बात है, अगर इसको भूल जाए, ये दो फोर्सेस है, यहाँ एक बॉडी है, इसको अगर हम टानेंगे ऐसे करके, तो ये बॉडी ना ही इधर जाएगा ना ही इधर जाएगा, ये इस तरफ भागेगा। एक बॉडी को दो फोर्स लगा करके टानेंगे तो ये इधर भाग जाएगा, मतलब ऐसा लग रहा है कि इसको इधर कोई टान रहा है। अब यहाँ से भी हम टान रहे हैं, यानी यहाँ से भी टान रहे हैं, यहाँ से भी टान रहे हैं, तो इन दोनों के बीच का रिजल्टेंट निकाल देंगे यूजिंग द सेम फार्मूला। वहाँ से यहाँ तक का एंगल हमको चाहिए होगा, पुट करेंगे, इन दोनों का भी रिजल्टेंट निकल के आ जाएगा। तो वहां से भी एक रिजल्ट निकल के आया, और मान लो फिर एक फोर्स ऐड कर दिए कि इस तरफ भी एक फोर्स लग रहा है, तो उस रिजल्टेंट और ये वाले फोर्स के बीच का भी एक रिजल्टेंट हम लोग निकाल देंगे यूजिंग द सेम फार्मूला। तो वहां से एक रिजल्ट निकल के आएगा। ऐसे करके जितने भी फोर्सेस दिए रहेंगे, एक एक करके रिजल्टेंट हम लोग निकालते रहेंगे, और लास्ट में हमको एक नेट रिजल्टेंट निकल के आ जाएगा। दिस इज नोन एज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। कुछ स्पेशल नहीं है इसमें, कुछ सम्स मिला तो हम लोग सम्स कर लेंगे और भी क्लियर हो जाएगा। दिस इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। नाउ द नेक्स्ट स्मॉल टॉपिक या माइक्रो टॉपिक हियर इज शेल थ्योरम। न्यूटन का ही दिया हुआ है शेल थ्योरम। क्या कहता है ये शेल थ्योरम? जो शेल थ्योरम है ना, ये कुछ बड़ा सा, कुछ सुनने में ही खाली भयानक लग रहा है ये सारी चीजें, बट काफी आसान है ये सब। न्यूटन ने ये कहा था कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो डिपेंड करता है मास ऑफ द बॉडी। दो बॉडीज के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो दोनों बॉडीज के बीच के मास में ही वो डिपेंड करता है, और डिस्टेंस बिटवीन देम। तो फॉर्मूला अगर हम लोग लिखे यहाँ पे, तो वो फॉर्मूला क्या होता है ग्रेविटेशनल फोर्स का? F इज इक्वल टू G(m)(m)/r², व्हिच मींस कि अगर यहाँ पे एक बॉडी है, ये रहा एक बॉडी यहाँ पे, और यहाँ पर अगर एक बॉडी है, ये हो गया कैपिटल M और ये हो गया स्मॉल m, तो दोनों के सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस है, लेट दिस डिस्टेंस बी r, देन ये हो गया हमारा फोर्स बिटवीन बोथ द बॉडीज, ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है, ये तो होल स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर, इसके बदले अगर हम एक शेल ले लें, शेल का मतलब क्या होता है? पकड़ लो, सेम रेडियस का अगर एक शेल का मतलब कवर, ये सॉलिड पार्ट है, और बीच का जो हिस्सा है वो हिस्सा को खोखला है यहाँ पे। तो अगर हम लोग एक शेल ले लिए, और सेम केस, ये शेल का जो है इसका मास भी हम लोग सेम मास रखते हैं, कैपिटल मास, और यहाँ पर जो हम लोग लिए हैं ये यही वाला बॉडी ले लेते हैं यहाँ पे, सेम मास, दोनों के बीच की दूरी को भी हम लोग सेम ही रखते हैं। तो क्या ग्रेविटेशनल फोर्स में किसी तरह का कोई असर आएगा? तो एक हल्का सा कैलकुलेशन करके देखते हैं, कुछ डेप्थ में नहीं जाएंगे हम लोग, बिकॉज इट डज नॉट रिक्वायर मच मोर अटेंशन देन दिस। तो ये क्या कहता है, देखो, सपोज एक्चुअली में यहाँ पर भी हम लोग क्या किए थे, मेन डेरिवेशन में अगर जाए, न्यूटन का जो बुक पब्लिश किया गया है ग्रेविटेशन के ऊपर, उसको काफी सिंप्लीफाइड वर्जन में करके क्लास 11 में पेश किया गया है। लेकिन अगर उसके बुक में देखोगे तो बहुत ही वास्ट और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एक डेरिवेशन दिया हुआ है। उस डेरिवेशन का जरा सा हम लोग झलक देखें तो क्या होगा,
एक्चुअली में ये फॉर्मूला आया कहाँ से है, हम लोग क्या करते हैं, ये वाले फॉर्मूले में हर एक पार्टिकल को एक सेपरेट मास एंटिटी हम लोग ट्रीट करते हैं और इसके हिसाब से ये वाला मास इसके मास पे कितना फोर्स डालेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, ये वाला मास इसके मास पे बीच में कितना मान लेते हैं कि ये सारा का सारा मास इसके सेंटर ऑफ मास में एक्यूमुलेटेड है यहाँ पे। तो यहाँ पे जब सब का सब एक्यूमुलेटेड है तो लाइन जॉइनिंग दिस टू कौन सा होगा, दिस इज द लाइन जॉइनिंग दिस टू, लेट दिस डिस्टेंस बी r1। तो ये फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ से यहाँ इस डायरेक्शन में आएगा इस तरफ से, यानी ये ग्रेविटेशनल फोर्स का डायरेक्शन देखिए तो एक टिल्टेड है थोड़ा सा ऐसे करके डायरेक्शन है। अब इस फोर्स को हम लोग चाहे तो रिजोल्यूट कर सकते हैं, यानी एक इस तरफ जा सकता है और एक इस तरफ जा सकता है। If this is making angle theta with the horizontal, then this will be cos component and this will be sin component। तो इसी R1 का यानी ये जो यहाँ से फोर्स आ रहा है इस तरफ, let this gravitational force be F1। तो इस F1 को हम लोग रेजोल्यूट कर सकते हैं इसके साइन कंपोनेंट में और कॉस कंपोनेंट में। ठीक वैसे ही करके ठीक इसी के ऑपोजिट एक ऐसा पॉइंट भी हमको मिल जाएगा जिसका डिस्टेंस R1 भी होगा, सेम डिस्टेंस होगा, बिल्कुल इसी का ऑपोजिट, बिकॉज ये सिमेट्रिकल है। तो यहाँ से भी फोर्स F1 ही आएगा। इसको भी जब रेजोल्यूट करेंगे तो यहाँ से भी यानी ये ऐसे आएगा, ये थीटा रहेगा तो ये भी थीटा रहेगा, तो इस तरफ भी एक साइन कंपोनेंट आ जाएगा और इस तरफ एक कॉस कंपोनेंट आ जाएगा। साइन कंपोनेंट एक दूसरे को काट देगा, सिर्फ कॉस कंपोनेंट ये जो ऐड अप होते जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पर ये है, किसी भी पॉइंट को ये हाफ के ऊपर जितने भी पॉइंट लो, सेम पॉइंट तुमको इस हाफ के नीचे मिल जाएगा जिसका साइन कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। सिर्फ और सिर्फ कॉस कंपोनेंट होगा जो ऐड अप होगा, और कॉस कंपोनेंट सब ऐड अप होकर कहाँ आ रहा है, पूरा हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही आ रहा है। दैट मींस सेंटर टू सेंटर ही यहाँ पे ऐड करेगा। सेम थ्योरी अगर यहाँ भी लगाए तो यहाँ पर भी इसका हाफ इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स मिलेंगे सभी का अगर हम लोग रेजोल्यूट किए तो इसके नीचे वाले सेम पॉइंट के साइन कंपोनेंट एक दूसरे को काट देंगे और सिर्फ कॉस कंपोनेंट ही होगा जो ऐड अप होगा। सिंस द मास ऑफ दिस बोथ द ऑब्जेक्ट्स आर सेम, तो कॉस कंपोनेंट अगर इसका भी ऐड कर दे और कॉस कंपोनेंट इसका भी ऐड कर दे तो दोनों का वैल्यू सेम ही आएगा। दैट मींस यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है कि अगर एक शेल ले ले या एक स्फीयर सॉलिड स्फीयर ले ले, इट डजंट मैटर, दोनों में ही सेम फार्मूला इस्तेमाल किया जाएगा। तो इसीलिए शेल थ्योरम हम लोग को ये कहता है कि the gravitational force between two bodies will be same if even if the body the sphere taken is solid or a shell। चाहे वो शेल ले ले चाहे वो सॉलिड ले ले कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है कि कितना मास है दोनों का। तो ये बात ध्यान रखना हमेशा, यही है न्यूटन शेल थ्योरम और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर ये डेरिवेशन समझ में नहीं भी आया हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इतना याद रखना कि ग्रेविटेशन पॉइंट टू पॉइंट काम करता है। बॉडी चाहे खोखला हो या भरती हो कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम फॉर्मूला रहेगा, मास पे उनको डिपेंड करता है। अब दूसरा थ्योरम ये कहता है कि क्या होगा अगर हम एक पॉइंट वो ऑब्जेक्ट लेते हैं और उस पॉइंट ऑब्जेक्ट को इसके भीतर रख देते हैं, यानी अगर इसको हम अच्छे से सजा के लिखे तो समझो क्या होगा। शेल थ्योरम हमारा टॉपिक चल रहा है। शेल थ्योरम में फर्स्ट केस हम लोग किए अभी जो किए, दैट व्हेन दी पॉइंट ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। चलो, व्हेन दी पॉइंट ऑब्जेक्ट इज आउटसाइड, when the point object is outside, जब ये आउटसाइड जब ये बाहर रह रहा है पॉइंट ऑब्जेक्ट, तब हम लोग क्या फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे कि अगर ये सॉलिड स्फीयर है या ये शेल है कुछ मैटर नहीं कर रहा, रिजल्ट में किसी भी तरीके का कोई डिफरेंस नहीं आएगा। रिजल्ट में किसी तरह का कोई डिफरेंस नहीं आएगा। यहाँ पे हो गया हमारा पॉइंट ऑब्जेक्ट, सिर्फ और सिर्फ दोनों के बीच का मास और दोनों के बीच की दूरी ये डिपेंड करती है। लेट दिस बी ऑफ मास कैपिटल M, सेम मास कैपिटल M, स्मॉल m स्मॉल m। तो
चाहे ये हो चाहे ये हो, दोनों के बीच में ये हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, उसका फॉर्मूला हो जाएगा F इक्वल टू G(m)m/r²। सेम, नो डिफरेंस, चाहे शेल हो या सॉलिड स्फीयर। अब हम लोग अगर केस पलटते, यानी व्हेन द पॉइंट ऑब्जेक्ट when the point object is inside the sphere या shell, when the point object is inside the sphere या shell, तब लेकिन सेम केस नहीं होगा, तब अलग ही एक केस होगा। अभी हम सिर्फ रिजल्ट के बारे में बताएंगे, लेकिन इसका जो डेरिवेशन है इसके नेक्स्ट टॉपिक में हम करके दिखाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, इफ द ऑब्जेक्ट इज इनसाइड, अगर हम लोग सॉलिड स्फीयर की बात कर दे, तो सॉलिड स्फीयर में मान लो इफ दिस इज अ सॉलिड स्फीयर, सपोज दिस इज अ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m and the point object is located somewhere here, तो इस पे कितना मास या कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, इसको जरा अच्छे से समझो। अच्छा, ये सॉलिड स्फीयर बाद में करने समझ में आएगा, पहले शेल कर लो तो सॉलिड स्फीयर भी समझ में आ जाएगा। जैसे कि अगर हम लोग शेल ले लें, सपोज दिस इज अ शेल, अगर ये शेल हम लोग लिए, थोड़ा बड़ा बनाते हैं ताकि ये समझ में आए, यहाँ समझने की जरूरत है। सपोज दिस इज अ शेल, और ये वाले शेल में अगर हम लोग एक पॉइंट मास रख दे, तो ये पॉइंट मास पे ग्रेविटेशन पूरी तरीके से जीरो आएगा। वाई जीरो आएगा? बिकॉज अगर तुम लोग समझो तो ये वाले फोर्स पे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक हम पॉइंट ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, या ये वाले हिस्से का सिर्फ हम ग्रेविटेशन फोर्स अगर निकाले, तो क्या होगा, इसके और इसके बीच की दूरी ये पकड़ लिए, और ये जाहिर सी बात है हॉरिजॉन्टल से एक एंगल थीटा बना रहा है, यानी मान लो लेट दिस बी दी हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा बना रहा है, तो इसका भी एक हम लोग साइन कंपोनेंट और एक कॉस कंपोनेंट निकाल सकते हैं। सेम वैसे ही यहां से निकालेंगे हम लोग, जो कि सेम थीटा एंगल बना रहा हो, इसका भी साइन कंपोनेंट कॉस कंपोनेंट निकालेंगे, तो साइन कंपोनेंट काट देगा एक दूसरे। अगेन यहां से भी हम लोग एक निकालेंगे, तो इसका भी साइन कंपोनेंट निकलेगा, इसका भी एक साइन कंपोनेंट निकलेगा, साइन कंपोनेंट काट देगा एक दूसरे। लेकिन इसका कॉस कंपोनेंट भी तो है इधर, ये कॉस कंपोनेंट ये वाले कॉस कंपोनेंट को पूरा तो नहीं काटेगा, लेकिन कुछ काट के रख देगा इस तरह, हाँ थोड़ा रख जाएगा। अब इसके बाद जो बाकी बच गया वो किस तरफ रहेगा, इस तरफ मैक्सिमम रहेगा। अब इधर भी तो बाकी है, और ये लोग भी क्या करेंगे, इसको और भी कम करेंगे। कहने का मतलब ये है ना, डेरिवेशन में हम लोग डेप्थ में नहीं जा रहे हैं, सीधा बात है कि इसमें जितने भी ग्रेविटेशनल फोर्स पड़ेगा वो चारों तरफ से पड़ेगा, और चारों तरफ से ग्रेविटेशनल फोर्स पड़ने के कारण इस पे नेट ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो होगा। ऐसा समझ सकते हो कि बीच में यहाँ पे एक बॉल रख दिया गया है, पूरा रूम का बीचों बीच यहाँ एक बॉल रख दिया गया है, और पूरा रूम मिलके इसको अपनी तरफ टान रहा है। हर एक रूम का एक एक पार्टिकल के पास पकड़ लो, एक हाथ दे दिया गया है, और वो हाथ से ये बॉल को पकड़ के अपनी तरफ टान रहा है। तो ये बॉल कहीं नहीं जाएगा, बीच में वहीं पे वहीं रहेगा, बिकॉज चारों तरफ का फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर देगा और ये वहीं पड़ा रहेगा, जो कि एक्चुअली में होता भी है। ये हो गया शेल का पूरा बात। लेकिन जब हम लोग सॉलिड स्फीयर की अगर बात कर रहे हैं, तो सॉलिड स्फीयर में थोड़ा सा अलग चीज है। यहां पर क्या होगा, इफ दिस इज अ सॉलिड स्फीयर, ये अगर हमारा सॉलिड स्फीयर हुआ, और अगर मास छोटा पॉइंट ऑब्जेक्ट जो है वो यहां पर है, और ये रहा सेंटर, तो सेंटर से इसकी दूरी अगर r है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये r को रेडियस मान के एक स्फीयर बनाएंगे, और ये वाले स्फीयर के भीतर जो मास होगा उसका वैल्यू निकाल देंगे हम लोग, और इसके जो बाहर मास है उसको इमेजिन करेंगे कि ये एक शेल है, ये बिल्कुल सेम केस। और शेल के भीतर अगर हम लोग रखते हैं इस चीज को,
तो उसमें ग्रेविटेशन फोर्स नहीं लगता है। तो ये जो आउटर शेल दिख रहा है, आउटर शेल के कारण इसके ऊपर कोई ग्रेविटेशन फोर्स नहीं पड़ेगा। यानी इमेजिन कर लो कि ये वाला पोर्शन है ही नहीं, तो क्या बच गया, ये छोटा सा पोर्शन बच गया। तो ये छोटा सा पोर्शन तो है मास का, ये तो ग्रेविटेशन फोर्स पे डालेगा ही डालेगा, तो इसके कारण ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे होगा। अब इसके फॉर्मूले को हम लोग क्या करेंगे, क्या यहाँ पे वही फॉर्मूला रहेगा? मान लो इसका अगर मास m है, कैपिटल M, और ये जो यहाँ पे हम लोग निकाल रहे हैं, ये पूरे बॉडी का मास अगर कैपिटल M है, तो क्या फॉर्मूला यही वाला लगेगा, F इज इक्वल टू जी एम एम बाई आर स्क्वायर। छोटे वाले ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट का मास अगर हम लोग स्मॉल m लिखते हैं, तो बात यहाँ पर ये कि नहीं, ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, बिकॉज इस केस में तो ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो लग रहा है। तो ये फॉर्मूला, ऑफ कोर्स इसी फॉर्मूले को ही हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं हर एक पॉइंट में, तो जाके आंसर जीरो आ रहा है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, बिकॉज हर एक डायरेक्शन में इसे फोर्स लग रहा है, चारों तरफ फोर्स लग रहा है, तो चारों तरफ फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे रहा है, ये जीरो आ रहा है। लेकिन ये वाले केस में हम लोग क्या करना है, ये वाले पोर्शन का मास निकालना है। कैसे निकालेंगे ये मास? तो हम यहाँ पे ये नॉलेज इस्तेमाल करेंगे कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। यहाँ से मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। यानी ये इमेजिन कर लें कि ये पूरे शेल का डेंसिटी सेम है, और ये वाले पोर्शन का वॉल्यूम निकाल देंगे, और ये वाले पोर्शन का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ये वाला वॉल्यूम यहाँ पे लिख देंगे और डेंसिटी लिखेंगे, तो ये वाले पोर्शन का हमको मास मिल जाएगा। और ये वाले पोर्शन का मास मिलते ही ये वाला फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे और इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है वो निकाल देंगे। सिंपल सी चीज है, ये डेरिवेशन हम लोग करेंगे थोड़ी देर बाद नेक्स्ट टॉपिक। तो ये रहा हमारा शेल थ्योरम, और इसके आगे हम लोगों ने किया अभी दैट इज सुपरपोजिशन थ्योरम। तो बस इसमें इतना ही है और ज्यादा कुछ नहीं। ये टॉपिक सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट से भरती है, न्यूमेरिकल फॉर्मूलाज इसमें बहुत ही कम है। ये कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सारे कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल करते वक्त, जो हमारा फॉर्मूला आएगा, जो सम्स करते वक्त, उसमें ये सारे थ्योरीज का इस्तेमाल भरपूर होगा, इसीलिए अच्छे से समझना इसको बहुत जरूरी है। तो देख लो अच्छे से, नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं दूसरे टॉपिक पे। देखो